सारा प्रणाम। यह है सहारा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। मैं हूं हसन काजमी। मौजूद नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपसे मुलाकात करा रहे हैं जिसको देखने और सुनने के लिए हर दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, और मैं समझता हूं कि हर दिल की ख्वाहिश होती है कि ये शख्सियत और ये पर्सनालिटी कब हमें मिल जाए और कब हम इससे रूबरू हों और इससे मुलाकात करें। वो शख्सियत कोई और नहीं, आप सबके जाने पहचाने एक सीरियल आया महाभारत, जिसकी तारीख यह है कि जिस वक्त वो टेलीकास्ट होता था तो हिंदुस्तान की सड़कें सूनी हो जाती थी, और उस महाभारत सीरियल में सबसे नुमाया किरदार अर्जुन का था। उस अर्जुन ने उस महाभारत से निकलकर फिल्मी दुनिया में जब कदम रखा तो फिल्मी दुनिया में भी तहलका मच गया। मौसीकी की दुनिया में जब उसने कदम रखा तो उसमें भी अपनी नुमाया कारकर्दगी उन्होंने अंजाम दी और पूरी दुनिया में अपनी फनकारी का लोहा मनवाया। वो शख्सियत और कोई नहीं, हम सबके बहुत ही महबूब तरीन अदाकार फनकार जनाब फिरोज खान यानी महाभारत के अर्जुन हैं। हे कमल नैन, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। तूने आशीर्वाद नहीं दिया का उनको? आशीर्वाद तो मैं उसे ऐसा दूंगा बिहारी जी कि मेरा आशीर्वाद उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके खानदान के लिए अभिशाप बन के रह जाएगा। लेकिन पहले मैं अपनी सुमन के लिए एक लड़का ढूंढकर उसके हाथ पे लेकर दूं। मुझे मेरी पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जानी चाहिए। गाड़ी को रोक दी। जी वो सामने देखिए आप। अरे हटना। मन ने तो उसकी आंखों से दागे हैं जैसे दुर्गा में काली मां उतर आई है, और जिस विश्वास से ये बोले हैं कि उसके बेटे आवेंगे तो मन ने तो लागे कि रास्ते में कहीं होंगे। हमारा तो हिस्सा कर दो राणा जी। मैं तो जीजा जी, आज इस बुढ़िया की कहानी खत्म ही कर दीजिए। हाँ जीजा जी, इसकी बातें तीर की तरह चुभती है। दुर्योधन, उस दिन तेरी मां से वो धागा नहीं टूटा था जिसे राखी कहते हैं। फिरोज भाई, हमारे इस खास एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमारे लिए दिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं, लोग आपके बारे में जानते हैं, आपकी फिल्मों के बारे में जानते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में जानते हैं, आपके किरदार के बारे में जानते हैं, मुझसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। मैं इस मामले में बिल्कुल नाबलद हूं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके अंदर जो शख्सियत छुपी हुई है, उस शख्सियत को मैं चाहता हूं कि कुछ छुए और अनछुए पहलुओं को हम उजागर करें। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आपका ताल्लुक कहां से है, आपका खानवादे का, आपके सिलसिले का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले तो काजमी साहब, मैं मेरे तमाम जो मौजूद हजरत देख रहे हैं मुझे, बेशक उन सब की खिदमत में फिरोज खान का आदाब, और अगर महाभारत की भाषा में कहूं तो कुंतीपुत्र अर्जुन का प्रणाम। वाह, क्या बात है। तो आगाज करते हैं कि भाई इतने सारे आपने कसीदे मेरे नाम के पढ़ लिए, मैं उसका बड़ा मशहूर हूं। आपका अल्फाज नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह कि मैं तो टोटली बॉम्बे आई हूं, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। लेकिन मेरे जो 4 फादर्स हैं, हम लोग पेशावर से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा अच्छा।
स्वात मरी के मतलब मेरे दादा परदादा थे जी। लेकिन पार्टीशन के दौरान दादा पापा यहाँ आ गए थे तो वालिद साहब वगैरह हम लोग यहीं रहे। तो फिलहाल क्या हम तो इंडियंस ही हैं। तो मेरा तो यही है कि भाई मेरी तो माजी भी बॉम्बे रहा और फ्यूचर भी बॉम्बे ही रहा है। सो वी आर बेसिकली अफरीदी पठान्स। तो पठान होने के नाते हम लोग का ताल्लुक हमारे माशरे का वहाँ का है। लेकिन मैं पढ़ा बला यहीं हूँ और फिर मैं आई स्टडीड इन दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर इन इंग्लिश ऑनर्स। तो मैं वहाँ भी रहा हूँ। बहुत अच्छा। बहुत। तो बॉम्बे में ही आके आपके वालिदैन बस गए, उसके बाद से फिर या कहीं और हिंदुस्तान के किसी और शहरों से? नहीं, हम लोग बेसिकली पापा और मम्मी यहीं आ गए थे जी। मेरे चचा जान भी यहीं थे। फिर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे जी। एंड बस बॉम्बे ही देखा। जब आंख खुली तो बॉम्बे में, और इंशाल्लाह यही हूँ वो तवक्को करता हूँ कि आंख बंद भी हो तो बॉम्बे में। तो ये फिर आपके खानदान का ताल्लुक और जाहिर है मजहबी घराना रहा होगा, इस तरह की ममानियत हुआ करती है कि फिल्मों की तरफ या गानों की तरफ ये वो, तो वहाँ की कैसे अंदर आपके अंदर ये फनकारी का जज्बा, आपको कैसे एहसास हुआ कि आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ है, आपके अंदर एक शायर छुपा हुआ है, आपके अंदर एक सिंगर या गुलकार छुपा हुआ है? बहुत कम लोग मेरे ख्याल में ये जानते होंगे कि फिरोज खान साहब जितने खूबसूरत एक्टर हैं, जितने बासलाहियत फनकार हैं, इनकी एक खूबी ये भी कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी आवाज़ का भी जादू जगाया है। उसके भी मैं रुसनाज कराऊंगा इस बात से, और ये खुद बताएंगे कि कहाँ से वो जज्बा पलपा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि क्रिएटिव सेगमेंट जो होता है जिसके अंदर सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, ये तीन चीजें जो होती हैं, शायरी और स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब क्रिएटिव है। बेशक ये इनबॉर्न होता है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक इट्स अ गिवन गिफ्ट बाय द ऑलमाइटी। तो होता ये कि ये मुझ में था, तो मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था, ना गुमान था। लेकिन हाँ, मैं स्कूल के जमाने में मुझे याद है कि मैं जैसे सब बच्चे होते हैं, सब मस्तीखोर होते हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा था। तो मुझे याद है मेरे टीचर ने कहा एक बार कि कम हियर और तू ये रोल करेगा ताकि मेरी वहां खिल्ली उड़ाई जाए। अच्छा। स्कूल में तो वो क्रिसमस का दिन था एंड आई वाज सपोज्ड टू प्ले अ रोमन सोल्जर। तब इत्तेफाक की बात थी कि मैं आता हूं और सब भाग जाते हैं और वो बेथलेहम बताया और सबको जाना है। लेकिन हुआ ये कि एक जो था वो कुछ जरा ओवर एक्टिंग करने लगा, वो ज्यादा फुटेज खाने लगा। अच्छा। तो वो स्टेज के इस तरफ था और मेरी एंट्री पीछे से हुई, तो वो उठा नहीं, बाकी ये सब उड़ गए। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसको उठा लात मार दिया, तो वो जाके गिर गया। जब गिर गया तो उसने गालियां वालियां दी मुझे कि ये तो सीन में ही नहीं था। लेकिन वो एक ऐसे ये था कि मुझे पता चला कि भाई मैं एक्टिंग कर सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी से कोई डर शर नहीं लगा था। और फिर उसी तरह से फिर कॉलेज की जिंदगी में हमने कदम रखा और अल्लाह का करम रहा कि बेस्ट एक्टर भी मिला। और मेरे कंटेम्परीज हैं, अनिल कपूर मुझसे आगे थे, फारूक शेख, शबाना आजमी सब आगे थे। मेरे कंटेम्परीज में है परेश रावल। परेश रावल एनएम कॉलेज से आता था, मैं एमएम के कॉलेज से आता था। हम दोनों अलग अलग कॉलेज से, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि बेस्ट एक्टर मुझे मिल जाता था और परेश भी लेता था अच्छे रोल्स। तो हम दोनों एक साथ ही इंडस्ट्री में भी साथ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने भी उसको नवाजा है। तो भाई वहां से शुरुआत हुई जी। अब रहा गाने का सवाल, तो काज़मी साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोई इतना ग्रेट सिंगर नहीं हूं, लेकिन हाँ अल्लाह ने थोड़ा सा, ये हमारे नाजरीन खुद सुन के बताएंगे और उनको खुद एहसास हो जाएगा आप कितने हैं। उसके भी हम एक बात करें कितने ग्रेट हैं कि जिसके गाने गाए उसने भी आप उस बात का एतराफ किया है। देखिए, मैं सबके सामने एक बात जरूर कहूंगा कि मैं रफी साहब का बड़ा शादाइयों में से हूं। मैं फैन नहीं हूं उनका, मैं उनके शादाइयों में से हूं और मैं उनको बहुत मानता हूं। शायद उनका थोड़ा सा उनकी दुआ मेरे साथ है, अल्लाह का करम है। तो मुझे नहीं इल्म था कि मैं गाता भी हूं, लेकिन ऐसे कॉलेज के प्रोग्राम्स, फिर जब हम महाभारत के, तो उन जब स्कूल और कॉलेजेस के अंदर सब जैसे दोस्त लोग बैठे रहते थे, तो वी यूज्ड टू जस्ट सिंग। थोड़ा पता नहीं कोई अच्छा गा लेता था, लेकिन ऐसा कोई ट्रेन्ड सिंगर नहीं था।
फिर जब मुझे 23,000 लोगों में से अर्जुन का रोल मिला, तो फिर शोज मिलने लगे जी। शोज मिलने लगे तो फिर लोगों ने फरमाइश की कि भाई गाना वाना गा लो। तो वो इंग्रेडिएंट क्वालिटीज थी तो मैं गा भी लिया, मिल गया। तो हाँ, वो मुझे अच्छा उसका रिस्पांस मिल गया जी। फिर मैंने सोचा कि इसको ट्रेन किया जाए, तो वो ट्रेन करने के बाद थोड़ा बहुत जो गा लेता हूँ वो वही है। आज मैं बड़ी हम्बली ये कहता हूं कि मैं आशा भोसले जी का, अलका जी का, कविता कृष्णमूर्ति जी का, सुदेश भोसले, अमित कुमार, उदित नारायण, इन सब का बड़ा मशकूर हूं कि इन्होंने मुझे सराहाया है। हाँ, ये बात जरूरी है कि मैं सिर्फ रफी साहब के ही गाने गाता हूं, क्योंकि पता नहीं सभी अच्छा गाते हैं, किशोरदा के भी गाने अच्छे हैं, सबके गाने अच्छे हैं, लेकिन बस वो ज्यादा दिल के नजदीक सुर जोड़ा है रफी साहब से। तो जब बता तो दीजिए कि आपको गाना आता है। देखिए, मैं कहने के लिए आपके डायलॉग लोगों को याद हैं, आपने जो नेगेटिव रोल किए हैं उसके लोगों के जहनों में आपकी छाप है, तो जरा गुनगुना दीजिए ताकि मालूम हो कि आप भी एक कोमल दिल रखते हैं अपने दिल में। ये तो मेरा टेस्ट ले आ जा रहा है भाई। नहीं, यकीन मानिए मैं थोड़ा बहुत अच्छा गाता हूँ, ज्यादा नहीं गाता। अब मैं क्या गाऊं? अच्छा, मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे? क्या बात है, वाह वाह। मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे? लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे? क्या बात है। मैंने गाए तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे? मैंने गाए। बहुत बहुत Everybody!
तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये कुछ तालीम ली है मौसीकी की, जो आपके अंदाज से लग रहा है कि आपने क्लासिकल तालीम बाकायदगी से ली है। हाँ, मैं एक बात को उस तरह का सुर लग नहीं सकते अगर वो तालीम अगर ना हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। वैसे काजिम भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया हूं, लेकिन इतनी ट्रेनिंग नहीं लिया हूं कि इट कुड बी दैट। मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल फीलिंग, कि इसमें रफी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें मैं तो लोगों से कहूंगा कि ऑफ कोर्स तालीम लेनी चाहिए, और अगर अल्लाह ने आवाज से नवाजा है, जिससे मैं कहता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी को बहुत चाहता है, लेकिन जिसको ज्यादा चाहता है उसको एक अच्छी मीठी आवाज दे देता है। बहुत बड़ा अतिया है उसको। जी, बहुत बड़ा अतिया है उसका। तो आवाज अगर अच्छी हो तो रियाज जरूर करना चाहिए। और बस मेरी रफी साहब से एक दीवानगी है, तो शायद उनका थोड़ा बहुत मुझ पर करम है या क्या है। तो मैं ट्रेनिंग तो लिया हूं हमारे गुरुजी से, लेकिन आज वो दुनिया में हयात नहीं है। तो उस्ताद जी चले गए, फिर उसके बाद अब खुद ही जाहिर है वो जो बेसिक तालीम है वो तो दे दी। मौजूद नाजरीन देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मुलाकात, इनकी पर्सनालिटी की, इनकी शख्सियत के बहुत से ऐसे पहलू मैं कुरेदने की कोशिश करूंगा जो आम लोगों के पहुंच से दूर थे। मेरी ख्वाहिश रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आलमी सहारा। Sahara Time. A weekly news magazine. Sahara Time. Now on stamps. कोई उस जैसा नहीं है शहर की इस भीड़ में, देख लेना वो भी एक दिन बेअदब हो जाएगा। मोशी में भी अब्दुल्लाह का बेटा काली कमलिया वाला है। साजो नगमा बरोज जुमेरात रात 9:30 बजे आलमी सहारा पर। मौजूद नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हम मुलाकात कर रहे हैं आप सबके महबूब तरीन फनकार जनाब फिरोज खान, यानी महाभारत के अर्जुन साहब से। तो फिरोज भाई, बात कर रहे थे कि आपने क्लासिकल तालीम बाकायदगी से लिए, वो गुरुजी आपके नहीं रहे। उसके बाद मैंने अभी जैसा आपने दिखाया था कि आपने अपने मोबाइल में भी आपने कर रखा है, उसको सुर दे रखे हैं, ताल दे रखे हैं, उस पर रियाज करते हैं। तो ये रियाज का सिलसिला आप कैसे, किस तरह से कायम रखते हैं? सफर में आप आए दिन पूरी दुनिया में शोज करते घूमते हैं, शूटिंग रहती है, इतनी मसरूफियत के बावजूद आप कैसे रियाज करते हैं? एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और ये भी कहावत है कि रियाज के मामले में कि अगर आपने रियाज एक दिन नहीं किया तो रियाज आपको 40 दिन पीछे छोड़ देगा। बेशक। तो लता दीदी आज एक मिसाल है कि आज भी वो कम से कम 2-3 घंटा रियाज करती हैं, हालांकि उनको इसकी जरूरत भी नहीं है। रफी साहब एंड तक के रियाज करते थे। और मतलब मैं उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानता हूं, क्योंकि उन्होंने ये रियाज जो है, आप कोई सिंगर होगा वो दिन में कम से कम 1 घंटा तो करना चाहिए। अब आज के दौर में क्या है कि वो सुर मंडल मिल जाता है, सब मिलता है, लेकिन जो आईफोन 4 है, मेरे दोस्त लोग अगर जो सुन रहे हैं, तो उनके उसमें एक एप्लीकेशन है तानपुरा और तबला। बेशक। तो वो फ्री डाउनलोड हो जाता है, वो डाउनलोड हो जाता है
तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई काली 1 का सुर लगाना है, काली 2 का सुर, जिसका जैसा सुर वो यू कैन हैंडल इट। वो प्लस जिसको सी चाहिए, सी माइनर चाहिए, डी मेजर चाहिए, जैसा इंग्लिश के भी नोट्स होते हैं, तो वो हिसाब से आप एड कर दो और उसको आप कर लो, तो उसके अंदर आप सुर लगाते चले जाओ, उसके साथ अपना सुर का जो साधना है वो करते रहेंगे। तो फिरोज भाई अभी हम आपसे बहुत से नगमे सुनेंगे, लेकिन अभी ये जानना चाहते हैं कि आप एक स्टूडेंट की हैसियत से या एक फनकार की हैसियत से उतने वाकिफ नहीं थे, लेकिन महाभारत तक कैसे पहुंच गए आप, बिहार चोपड़ा तक, वहां तक कैसे रसाई पहुंच? तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल। मैं स्कूल और कॉलेज के जमाने में कभी इस बात का गुमान नहीं था कि मैं कभी फिल्मों में काम करूंगा। और जैसे आपने कहा कि घर के माहौल और तरबियत के हिसाब से, मेरे वालिद मरहूम एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, क्राइम ब्रांच बॉम्बे, और 6 फुट 3 इंच के थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन जी हाँ, लेकिन उनका एक ही था कि वो नैरो माइंडेड नहीं थे, लेकिन हाँ इस पहलू पर कभी नहीं, मुझे तो हर वक्त वो लथाड़ते रहते थे, क्योंकि मैं कभी पढ़ता नहीं था और मुझे कहते तू गुरखा बनेगा। अच्छा। क्योंकि मैं या तो बॉक्सिंग करता था या तो रेसलिंग करता था, मैं आउटडोर स्पोर्ट्स ही ज्यादा करता था। तो वो यही कहते थे मेरी वालदा को कि ये जो है नामाकुल, ये गुरखा बनेगा, ये कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में। आपका ये शोज आपने किन किन फनकारों के साथ और किन किन ममालिक में, खासकर रफी साहब के हवाले, रफी आपके दिल के बहुत करीब रहे और बहुत ज्यादा आपने उनको अपने में उतारने की कोशिश की और बहुत कामयाब तरीन फनकार रहे आप, उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करिए साहब। देखिए मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूं, लेकिन बस थोड़ी बहुत काम चल जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत सरबसर आती है कि इंसान की नीयत और डेडिकेशन वो इम्पोर्टेंट होती है। मेरा लगाव पूरा रफी साहब के साथ है, रफी साहब के घर के बाजू में मेरा घर है और मुझे उनकी घर से बड़ी उनसियत है, बिल्कुल बाजू बाजू में घर है हमारे। तो हम लोग जब भी कभी रफी साहब की बात होती है तो बात करते रहते हैं। मैंने एक शो था सबसे पहले जी, मुझे याद है कि बारिश हो रही थी हल्की और मुझे अनिल मोहिले साहब का फोन आया कि अरे अर्जुन आप क्या कर रहे हैं आज शाम को? मैंने कहा कोई खास काम तो नहीं कर रहा हूं। तो कहा कि आप वो एक ऐसे सत्यम हॉल है वहां आ जाओ। मैंने कहा चला जाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहीं सुना था, तो कहा कि यार 1-2 गाने गुनगुना लो। तो मैं गाना गाने लग गया, सुहानी रात ढल चुकी और वो खामोश जिंदगी के। तो वो रफी साहब का बड़ा फेवरेट गाना है और बड़ा डिफिकल्ट गाना है, वो नागमणि का गाना है जी। अगर आप वो ऑडियंस को भी सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा गाना। जो सुनाएंगे, लेकिन आप उसको गुनगुना दीजिए, हम उसे मैं गले में थोड़ा गुनगुना दीजिए, उससे लोगों को एहसास है कि इस वक्त आप ये आवाज गिरफ्ता है। लेकिन खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साजते रहे हो, खामोश जिंदगी। बहुत तो भैया बहुत गला खराब है मेरा, प्लीज। तो आयशा जी, मुझे नहीं मालूम था कि उसके विंग्स में कोई ऐसी शख्सियत बैठी है जो मेरा टेस्ट ले रही है। अच्छा। तो उन्होंने वो कहा, वो एक गाना कहा कि मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, वो जमीन से हमें आसमां तक। तो उन्होंने कहा ये गाओ। तो मैंने कहा कोई लड़की तो गा नहीं रही है अनिल साहब, मैं अकेला कहूं भाई आप गाओ तो मैंने कहा जमीन से हमें आसमां। तो मैंने कहा नहीं ये तो लड़की गाती है। तो मुझे तो नहीं मालूम था कि कौन है क्या नहीं है। तो अनिल ने बोला अच्छा मैं पहली लाइन में गाऊंगा, तो मुझे कहा आप गाइए। तो मैंने कहा अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा कर गिरा तो न दोगे, तो एक आवाज आई हाँ, तो मेरे तो टोटे उड़ गए, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगा तो रिकॉर्डिंग चल रही है।
जमी से हमें और सब विंग में से देखा तो आशा जी आई बाहर। तो मेरी मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था, और इस तरह से वो गाया तो उन्होंने बड़ी शाबाशी दी मुझे, कहा कि चलो मेरे साथ सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, और वहां से उन्होंने थोड़ा सा सिलसिला शुरू किया। फिर उदित नारायण जी के साथ, मैं अलका याग्निक जी के साथ, कविता जी के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह पे। अभी मैं वुल्वरहैम्पटन, लंदन अभी जाकर आया हूं। दिन जो होते पिंजरे में, दिन जो होते पिंजरे में रखेगा, बाल उड़े को जगह दे, बाल उड़े को जगह दे, सिर से रहत लगाए याद नाज़रीन, देख रहे हैं आप अर्जुन में अपना सफर कहां तक, आप तक अर्जुन कैसे पहुंचा, फिरोज खान से अर्जुन तक का ही सफर। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं भी मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर होते हैं और देखते हैं एक मुलाकात।